आपका बहुत दिनों से मैंने आपसे भी बात नहीं की है, आपसे यानी आप और आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि कुछ देर पहले एक स्टूडेंट आया, ये इसका कोई शो से लेना देना नहीं है, ये बस सिर्फ कहनी है मुझे। उसने कहा कि असफलताएं बहुत परेशान करती हैं। मैंने कहा हाँ, ये मुझे मालूम है असफलताएं, वो एग्जाम से मतलब था उसका। और मैंने कहा कि बोला कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरे हाथ में सिर्फ प्रयास है, प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयास के साथ ही साथ मैंने कहा उससे कि मैं कोई टॉपर नहीं हूं जो आप मुझसे सलाह ले रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि एक चीज को बार बार करते रहने से हाँ ऑफ कोर्स निराशा हाथ आती है, और जब आती है निराशा तो बड़ा दुख होता है, लेकिन हाँ ठीक है, तो प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बात कोई प्रवचन की नहीं है, ये बात आजमाई हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ मेरे शो का हिस्सा हैं, उन सबसे बातचीत का। कहां से आना हुआ सर आपका? भोपाल से आया। आप कहां से हैं? भोपाल से। भोपाल भाई साहब, अरे भोपाल है, वे भाई साहब नहीं है, भोपाल से आए जी। आप कहां से हैं? दिल्ली से हैं। और आप साहब? नोएडा से। और आप? नोएडा से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ सर आपका? हाँ जी, गाजियाबाद, हरियाणा से आए जी। हाँ जी, वाराणसी। जय हो बाबा विश्वनाथ। हाँ जी, चंदौली बनारस से जी। बाबूजी आप? फर्रुखाबाद से। भैया? हिंदुस्तान का दिल बिहार। हिंदुस्तान का दिल बिहार से। वाह क्या बात है, बड़ा लंबा टूर करके आया हूं मैं भी बिहार से। और आप कहां से हैं जी? दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, तभी ठंड नहीं लगती है आपको जी। पहले रहिए, ठंडा खा जाएंगे जी। प्रयागराज से। प्रयागराज से, अरे वाह क्या बात है भैया। श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से, बहुत अच्छा, बिल्कुल बॉर्डर से आए। हाँ जी, बक्सर से। नमस्ते, मैंने आपको किया नमस्ते। कहां से आना हुआ आपका? गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका? पूर्वी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पूर्वी सर। बाबूजी कहां से आए? दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन मैं सबसे नहीं पूछ पाता हूं और संभव भी नहीं है सारे लोगों से। मेरा मन तो यह है कि जितनी भी आंखें मिलती हैं मेरी, तो मैं सबसे बात करूं, सब कहां से आए पूछूं। कहां से आई बहन? सागर से। क्या बात है, बहुत अच्छी जगह है, मेरा कई बार जाना हुआ और एक बार कोशिश करेंगे फिर से आने की। बहुत बहुत शुक्रिया, सागर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहन कहां से आई? झारखंड, बोकारो से। वाह क्या बात है। सजी दीजिए, शादी में आई थी क्या? हाँ जी। भैया जी के पैसे सिर्फ इसी बात के हैं कि वो भांप लेते हैं कौन कहां कैसे आया। शादी में आई थी, बहुत बहुत बड़ी शादी हो गई, अभी होने वाली शादी हो गई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आजकल शादियों का मौसम चल रहा है। अब तो फ्लाइट सब बराबर हो गई या नहीं? अभी तो मैं देख रहा था कि इंडिगो ने कहा कि सारी फ्लाइट्स जो हैं उन्होंने दुरुस्त कर दी। 1800 फ्लाइट्स उन्होंने चलाई, कल भी इतना ही, और सारा जो जिनके भी सामान थे वो वहां तक गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत बड़ा केओस हुआ, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें हुई, और ऐसे समय में ये सारे लोग जानते हैं और भली भांति परिचित हैं। भैया बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो मेहमान बैठे हैं, डॉक्टर टीना करमवीर, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी आईटी प्रोफेशनल हैं और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के हैं, जो गमछा लाल पहने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कवयित्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार त्रिपाठी जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बहुत कभी कभी आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज कल मैंने बातचीत जब की थी तो वंदे मातरम में, हमारा शो तो वंदे मातरम से ही शुरू होता है, तो वंदे मातरम को लेकर बात थी। और हमारे यहाँ जितने लोग शरीक होते हैं, यहाँ पे जितने होते हैं, वो सब के सब या तो गा रहे होते हैं या गुनगुना रहे होते हैं, वंदे मातरम के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ कहीं कोई शख्स ऐसा नहीं मिलता मुझे जिसकी जुबान ना हिल रही हो या ओठ ना हिल रहे हो, और उससे भी बड़ी बात है उस भावनाओं से ना जुड़ रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। लेकिन अभी कुछ देर पहले देख रहा था खबर, जिसमें गृह मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा कि जो अनुशासन का जो भंग हुआ जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, वो भी मैं देख रहा था, खबर में था। लेकिन बातचीत का सिलसिला आज जो है, जिसमें बहस है, जिसमें बातचीत है, वो एसआईआर है। जो बिहार के, जो अभी कह रहे थे बिहार का जो देश का दिल है बिहार, वहां से आया हूं, वहां पर थी और इस पर पार्लियामेंट में चर्चा है।
और पार्लियामेंट में चर्चा इस बात को लेकर है कि कहां कौन सी बात कही है। राहुल गांधी जी ने भी कुछ बातें कही हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कही गई है। अखिलेश जी ने तो यहां तक कहा कि मैं ये चाहता हूं कि चुनाव जो है अब बैलेट पेपर से होने चाहिए और बैलेट पेपर वाला जो समय है वो वापस आ जाना चाहिए। कांग्रेस के मनीष तिवारी जी कहते हैं कि जिस प्रदेश में गड़बड़ी की सूचनाएं हो या खबरें हो वहां तो आप करा लीजिए एसआईआर। पूरे देश में एक साथ एसआईआर कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि समय समय पर पहला एसआईआर जवाहरलाल नेहरू के समय में 1951 से 52 में हुआ और इस तरह से जो अगर कहें कि सबसे बड़ा उस समय से लेकर तो जवाहरलाल नेहरू के समय में 57 में, फिर 61 में जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री के समय में 65 में, 66 में इंदिरा गांधी के समय में, 83-84 में फिर इंदिरा गांधी जी के समय में, इसी तरह से 79 में राजीव गांधी के समय में। एक लंबी फहरिस्त है तो मैं पढ़ता रहूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन आप सारे लोग भली बात परिचित हैं एसआईआर को लेकर बहस और एसआईआर को लेकर तमाम, मैंने बताया ना, समाजवादी कहते हैं कि बैलेट पेपर पे ही चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और सबसे पहले जो है कांग्रेस की जो प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं, आज राहुल गांधी ने भी कुछ बोला है। उन्होंने कहा कि चादर, याद आ गया, चादर जैसे बुनी जाती है वैसे ही ये देश है। धागे का एक धागा कोई गर्मी नहीं देता लेकिन पूरी चादर गर्मी देती है। तो वो इस बात के तरफ इशारा कर रहे थे कि पूरा एक देश जो है वो एक है। जो बातें आती जाएंगी उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आप लोग शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता जिनको मैं बुलाता हूं। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, वोट चोरी है। वोट चोरी क्या है? वोट चोरी साफ तौर पर एक देशद्रोह है, एंटी नेशनल। ये ऐसा इसलिए क्योंकि वोट चोरी करके तो सरकार में बैठे हैं ये लोग और फिर ये इतनी बड़ी बातें करते हैं और जब लीडर ऑफ अपोजिशन बात करते हैं तो ये बोलने भी नहीं देते। अब इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि हरियाणा की बात करें। मैं तो हरियाणा से आती हूँ, ईंट पत्थर पत्ते तक ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार किसकी बनी? सरकार बनी बीजेपी की, नायब सैनी जी की। और वो कैसे बनी? वोट चोरी करके। क्योंकि एक महिला है जो ब्राजीलियन है, ब्राजील की महिला है और वो 22 जगह वोट डाले, उसको दिखाया गया है। उसकी फोटो किसने दिखाई? राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाई गई। एक विधानसभा में लगातार 200 बार वोट कर दिया गया एक ही महिला ने। तो ये बार बार जो ये, और ये हम नहीं कह रहे वोट चोरी, ये चुनाव आयुक्त खुद बता रहा है कि वोट चोरी करके भाजपा सरकार बनाती है। क्योंकि ये सारा डाटा तो हमने चुनाव आयुक्त से ही तो लिया है ना, इलेक्शन कमीशन के यहाँ से डाटा लिया गया, उसी से वो हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। और आज राहुल गांधी ने संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया और हम सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, चुनाव आयुक्त से, कि आप लोग वोट चोरी करके सरकार कैसे बना लेते हैं? इनका कहना है कि जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है और वोट चोरी करके ये सरकार काबिज है। अब सवाल ये है कि हम भी कह रहे थे कि हिमाचल में सरकार जो है बीजेपी की बनेगी, बन गई वहां पे कांग्रेस की। ईंट पत्थर पत्ते जानवर तो तमाम सारे लोग कह रहे थे कर्नाटक में सरकार फिर रिपीट होगी, बीजेपी की बनेगी, लेकिन बन गई कांग्रेस की। तो देखिए साहब, चुनाव होता है गोपनीय। अब सवाल यह है कि क्यों विश्वास पैदा, देखिए बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट पे बात करनी चाहिए, बहस के आना चाहिए कि विश्वास पैदा क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल है कि आखिर विश्वसनीयता क्यों नहीं कायम है। मैं आऊंगा समाजवादी। वंदे मातरम। थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। हाँ जी। देखिए कितना अच्छा है कि राष्ट्र चेतना से आत्मनिर्भर की ओर भारत बढ़ रहा है। कल वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे बहस होती है और इन लोगों को वंदे मातरम से नफरत हो गई। या तो जिन्ना को नफरत था, मुस्लिम लीग को नफरत था, या जिन्ना के कुछ चहेते लोग हैं, मतलब यूं कहा जाए जिन्ना के मुन्ना को नफरत है वंदे मातरम से। आज देश आत्मनिर्भर की चर्चा हो रही है कि अगर वोट सुधार पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, उसमें भी इनको दिक्कत है। दिक्कत जानते हैं इनको क्या है? पहले क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया करते थे। आए मन के, अच्छा भाई फोन किया, अच्छा ये नहीं ये बनेगा, अच्छा ये नहीं ये बनेगा। जिसकी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जानना चाहिए जनता का शो है, टीएन शेषन सबसे चर्चित चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, लेकिन जैसे रिटायर होते हैं अहमदाबाद में अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव उतारने के लिए भेज दिया जाता है।
और वो राजीव गांधी कितने खास थे, उनके बायोग्राफी गोविंदन कुट्टी ने लिखा, उनके बायोग्राफी में कितने वो खास थे, मतलब वो चिढ़ निकाल रहे थे। सुकुमार सेन थे, उनको सूडान का राजदूत बना दिया जाता था। रमा देवी थी, उनको बना दिया जाता हिमाचल का राज्यपाल। और एक केपीएस गिल साहब थे, हमें लगा हॉकी और बैट कुछ खेलते रहे होंगे, बाद में पता चुनाव आयोग में कांग्रेस के फेवर में खेलते थे, उनको स्पोर्ट मिनिस्टर बना दिया। गजब का टैलेंट था ये। और ईवीएम लाया कौन? ये तो कांग्रेस के टाइम पे आया था, तो आपको दिक्कत क्यों है? आप मुझे आपकी बात से, आपके फैक्ट एंड फिगर से कोई बात नहीं, बस सिर्फ एक बात कहें। आपने कहा इलेक्शन कमीशन में वो कांग्रेस की तरफ से खेलते थे, गरिमा को रखें। वही बात जो आप कह रहे हैं वो दूसरी की तरफ भी लागू होती है, तो गरिमा रखेंगे जी। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज ये मैं कह रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं बार बार कि भैया इलेक्शन उसमें अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, कहे बैटरी डिस्चार्ज हो गई। 1642 पेज का रिप्लाई चुनाव आयोग ने दिया, आप कम से कम रिप्लाई का कुछ करते। उसके बाद में देखिए, अगर मान ले चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, अभी आपके 6 ही लोग जीते हैं ना, जो एक गाड़ी में इनोवा में बैठ के जा सकते हैं बिहार में। 15 दिन था, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं गए भाई? राजनारायण जी ने इस अधिकार का उपयोग किया था नहीं किया था जब इंदिरा गांधी जी सत्ता से बाहर हुई थी? वो कोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? अगर आपको लगता है चोरी हुई है, आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? राइट। समाजवादी पार्टी, हमारे मित्र कह रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको कोर्ट जाना चाहिए। इन चोरों को बताना चाहता हूं कि जो तैयारी इन्होंने, चोरों, ये भारतीय जनता पार्टी और कौन है? जो मेरी बात सुन, जो चुनाव आयोग है उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया है। अभी जो इन्होंने जो संशोधन किया कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहे, ये तो जनता की आ रहा हूँ दादा जी। हाँ, मुंह से चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो और कह रहे हो कि बोल ही नहीं सकते। क्या क्या ना जाने कह डाला चीफ इलेक्शन कमीशन को। दूसरी चीज, हाँ, आज जो एसआईआर हो रहा है, हाँ, उसमें लाखों वोट काटे जा रहे हैं। कह रहे हैं ये पलायन करके जो, अच्छा सुनो, पूरी बात सुनेंगे, लेकिन बेकार में भाषण दोगे तो एक भी नहीं सुनेंगे, चवन्नी भर भी नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुनो। लाखों वोट जो काटे गए, उसके लिए कहां पे तुमने रिपोर्ट और कहां पे तुमने ये दरखास्त दी कि लाखों वोट कट गए? एक एक बताना, एक एक बात। अभी राजीव राय जी ने मुझे एक फैक्ट एंड फिगर बताओ और मुझे नाम नहीं चाहिए। हमने चुनाव आयोग को एफिडेविट दिया था पिछले चुनाव पे। किस एफिडेविट पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? आज कह रहे हो कि हम नौकरी करने आए हैं तो ये पलायन करके इनका वोट कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से पलायन करके आज जब उत्तर प्रदेश में आए तो वो वोट कहाँ डालेंगे? ये तो बताओ उनका परिवार। इसको पलायन कहते हैं? ये पलायन है। अगर हम अपने रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, आप हमारा वोट काट दोगे? कतई नहीं काटा, ये कहीं नहीं। जब पढ़ के आया करो। एक मिनट। रामपुर में एक महिला ने जिसके मुझे तो तुम एक बात बताओ, उसी रामपुर में एक पासपोर्ट की जगह 2 पासपोर्ट थे। उसी रामपुर में मैं आ रहा हूँ। वेरी क्विक। इन्होंने उत्तर प्रदेश उसी पासपोर्ट में एक शख्स के बाद एक पासपोर्ट की जगह 2 पासपोर्ट। वो नहीं बोलेंगे। आप लोग ने कैमरे नहीं देखा था? क्यों नहीं बताते हैं कि अरे नाराज ना हो मेरे भैया, नाराज ना हो। इन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इस तरीके से शब्द बोला है क्योंकि उन्होंने गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया। इनके मुर्गी चोर पकड़ के जेल जाने लग गए। भाई आजम खान के ऊपर मुर्गी चोरी का ही मुकदमा है ना, दो पैन कार्ड रखने का चोरी का मुकदमा। मुर्गी चोर थे कि नहीं थे? भैंस चोर, मुर्गी चोर, जमीन चोर, ये सारे मुकदमे दर्ज हैं। इनकी जमानत जब्त हो गई है। राइट। वो पैन कार्ड नहीं, पैन कार्ड अगर 2 हैं, पैन कार्ड 2 है तो ठीक है। आप चंदा चोर के आरोप लगा रहे हैं। ये कैप्चर करने वाले समाजवादी लोग सीधे बहस पे आओ, काम कर। देखो एक बात सुन लो, इल्जाम लगाओगे तो प्रूफ देना पड़ेगा। 2015 सुनो मेरी बात, जबरदस्ती वहां पे बोलो ढंग से। 2015 में बूथ कैप्चर किया इसी समाजवादी पार्टी के रामविलास यादव करके है। उनके खिलाफ केस भी हुआ, वो जेल भी गए। और ये बता रहे हैं कि क्या बोल जाते हैं कि चोर मचाए शोर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने चादर की बात की है साहब। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये देश एक चादर है और सब एक समान है तो आप एससी ओबीसी माइनॉरिटी लेकर के क्यों आते हो? इसका मतलब आपके मन में पाप है। आप चादर का ढकोसला दिखा रहे हो। देखो मेरी बात, कुछ धागे जो है वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं,
तो कुछ धागे जरा कमजोर है, उनके लिए तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना। तो फिर देश कमजोर हो गया, अगर धागे कमजोर हो गए, अगर चादर कमजोर हो गई, तो ये देशवासियों को समझना चाहिए। देश को गुमराह मत करिए। आप हिमाचल प्रदेश जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, आप झारखंड जीतते हैं, तब आप वोट चोर नहीं होते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वोट चोर बताते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मन में छल है, पाप है, और उसी छल और पाप के सिवाय देश की जनता आप आज सत्य के साथ खड़ी है। नहीं है। हाँ। बात जीतने की नहीं है। हम तो अयोध्या भी जीते हैं, अरे क्या चित्रकूट भी जीते हैं, लेकिन अगर ये चोर चोरी नहीं करते, उत्तर प्रदेश में बोहनी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की। ये क्या बात करेंगे जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं? इन्हीं के लल्लू सिंह ने कहा संविधान को खत्म कर दिया जाए, हेगड़े ने कहा संविधान को खत्म कर दिया जाए। ऐसे कैसे करेगा संविधान? उसी अयोध्या में मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। समाजवादियों, ये भी सुन लो, क्योंकि आपने देश को गुमराह करने की बहुत प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार भी मोदी जी अगर 240 लेकर के आते हैं कि राष्ट्रवादियों की पार्टी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अगर वोट चोर होते तो हम प्रचंड बहुमत लेकर के आते। आराम से देखिए, एक मिनट मैं आ गया, सर आ गया, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी। आपको अपनी बात कहने का नहीं, ये जब जिस दिन शराब पी के नहीं आएंगे उसी दिन बोलेंगे, ये मेडिकल करवाएंगे। सवाल इस बात का है कि आपके पास अगर शब्द कम पड़ गए हो तो आप कोई भी नाट्यक्रम कर सकते हैं, उसका पूरा नहीं आप कोई ना नाट्यक्रम, लेकिन ये ध्यान रखना अगर ये बैसाखी बता रहे हैं तो वोट चोरी हुई कहां से, ये बताओ। आप फिर गुमराह करते हो। अगर वोट चोरी होती तो बैसाखी नहीं होती। गुमराह मत करो। देखो भैया, मैं एक मिनट, दोनों लोगों से मैं कहूंगा, दोनों का वेट बराबर है, लेकिन एक बात है, मैं बात वेट पे नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ इस पे कह रहा हूं, सोहराब मोदी बनने की जरूरत नहीं है दोनों को। आराम से, बिल्कुल एकदम फाइनल। जी स्वाति के बाद में पहले ये। हाँ जी, देखिए, जो एसआईआर का पूरा मामला बेहद गंभीर मामला, हमें तो लगता है कि सरकार ने आज बहस करिए आप, उसमें इल्जाम क्यों जो लगा रहे हैं उसका जवाब लीजिए। जवाब दो तीन सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। सवाल पूछिए इनसे। देखिए, सब सवाल जो है वो पूछिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप विंटर सेशन में आज डिबेट करा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इस डिबेट को, तो मानसून सत्र में ये डिबेट कराने से क्यों भाग गए? अगर मानसून सत्र में करा लेते तो कम से कम और उस समय भी काम हो जाता है। नंबर 1, नंबर 2 नहीं। दूसरी चीज की एसआईआर, बिहार एक प्रदेश में एसआईआर हो चुका है सर, और वहां पे हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने 2 उद्देश्य बताए थे। उन्होंने बताया था कि डुप्लीकेट वोटर्स नहीं रहेंगे, और उन्होंने बताया था घुसपैठियों को कोई भी विदेशी व्यक्ति कैसे वोट डाल सकता है। घुसपैठिए के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जो चुनाव आयोग में बताया कि उन्हें कोई घुसपैठिया नहीं मिला है, ये चुनाव आयोग में हलफनामा में बता रहा है वो। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो बिहार के कई सारे जो बड़े रिपोर्टर्स हैं, कलेक्टिव रिपोर्टर्स, उसमें आया जानकारी कि 12.25 लाख जो है कि डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी बने हुए हैं। ठीक, ये सवाल ठीक है। एक सवाल पूछने का मैं यार, कोई बात नहीं, मैंने सवाल पूछा कि एक सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताया जाए कि कहां पे गलत वोटर्स जुड़े हुए हैं। सवाल ये भी है, इसके सवाल ये भी है जो पूछा जाना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने पूरी चुनाव प्रक्रिया के बाद, बैठ जाइए आप, पूरी चुनावी प्रक्रिया के बाद कहा कि मुझे ये बताया जाए कि कहां पे कौन सी चीज गलत, कहां किसने रिपोर्ट, एक भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि डिबेट में तो आप बोलते हैं, वहां जाके इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं बोलते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपने तो बहुत दूर कर दिया था। जी एक मिनट क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो ये सवाल है, बहुत मुख्य सवाल है कि जब चुनाव आयुक्त का चयन होता है। बेटा पिताजी को बताओ जहां से सीख के आए हो। नहीं, चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई को क्यों बाहर किया गया? सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्यों सीजीआई से डर है? प्रधानमंत्री को क्यों डर है? क्यों गृह मंत्री को डर है? सीजीआई को क्यों बाहर किया गया? किस बात का डर है? और आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, 45 दिन में आप सीसीटीवी डाटा क्यों डिलीट कर देते हैं? ऐसी क्या समस्या आ गई है? आपको देना चाहिए ना डाटा, आपको सत्ता पक्ष का ही सपोर्ट, आपको डाटा देना चाहिए। आपको चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चूजिंग जो प्रक्रिया है जिसे आपने उनको लिया है, उसमें चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, ये भी बताना चाहिए। ये 2 सवाल हैं, मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगा। जी
सबसे पहले तो जब सीबीआई का मामला उठा ही दिया है तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इनके समय जब चुनाव आयुक्त को चुना जाता था तो क्या ये एलओपी से पूछ के करते थे? आज तो एलओपी को भी इंक्लूड किया जाता था, तो इंक्लूड किया जाता है, तो उस समय जो इनकी प्रक्रिया थी तो उससे तो बेहतर प्रक्रिया आज के दिन में है। दूसरी बात, कह रहे थे कि मॉनसून सत्र में नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा? ये लोगों की हालत ऐसी है कि लड्डू खिलाओ तो पेड़ा चाहिए, पेड़ा खिलाओ तो जलेबी चाहिए, और जलेबी खिलाओ तो गुलाब जामुन चाहिए। देखिए, अभी मैं न्यायालय की बात ही करूंगी। 15 लाख या 12 लाख अभी बोल रहे थे ना कि डुप्लीकेट वोटर अभी भी है। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बता रही हूँ, एडीआर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। 5 लाख के लिए कहा गया है कि अभी भी डुप्लीकेसी है, और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है कि अगर प्रूफ है तभी बोलिए, नहीं तो अगर साबित नहीं कर पाए तो फिर आपके खिलाफ जाएगा। तो जो बोल रहे हैं सबूत के साथ बोले। राइट, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। ये लड्डू पेड़ा और जलेबी की बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, इसको आप डाइवर्ट मत कर दिए। जो ये वोट का अधिकार है कोई मामूली अधिकार नहीं है, ये अडानी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, इतना एक गरीब और तिहाड़ी मजदूर के लिए, ये हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सत्ता पक्ष के लिए है। वोट के अधिकार को आप ऐसे ही समझ रहे हैं, किसी का आप वोट काट देते हैं, जो जिंदा खड़ा है उसका वोट काट देते हैं, और जो मृत है उसको आप जीवित दिखा देते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, हमें लड्डू भी खाना है और पेड़ा भी खाना है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा ना लड्डू पे सवाल, तो आप लड्डू पे जवाब दीजिए। क्यों नहीं आप संसद में सवालों के जवाब देते हैं, क्यों भाग जाते हैं? क्यों आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि लगातार जब हम लोग चुनाव आयुक्त से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी क्यों उछल चल के आती है? क्यों आपने जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? राइट राइट, हाँ अब आप सवाल पर। जी बिल्कुल, मैं आया। जी जनाब। ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना समाजवादी पार्टी का। स्वतंत्र आवाज है। 2014 में पहली बार हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो गौ माता की हत्या करेगा, जो गौ माता का वध करेगा, हम उसको उल्टा लटका देंगे। तो आज 11 साल में अमित शाह को कोई ख्याल नहीं आया। 370 तुमने हटा दी, सब कुछ तुमने हटा दिया, बिहार जीत गया, हरियाणा जीत गया, महाराष्ट्र जीत गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कहते हो हम उसको सिर्फ जुमला समझे या सच्चाई समझे। गौ माता के ऊपर आपका सवाल है। एक मिनट, गौ माता के ऊपर तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू इतने मजबूर हो गए कि वो अपनी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद ही करेंगे, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। ठीक जी, आराम से उनको अपने कहने का बता। फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, गौ माता का प्रश्न उठाया ही है तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर करके दिए हैं कि यदि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित किया जाता है तो उसमें मुस्लिम समाज भी साथ है, और 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर वहां पर जमा है। और हम मोदी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और जिस तरीके से अन्य पशुओं को बचाने के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं, तो गौ अभयारण्य भी जगह जगह बनाए जाएं, जिससे कि गौ माता वास्तविक रूप से संरक्षित हो सके। ये हमारी मांग है। और दूसरी पार्टियों की तरह बिल्कुल किसी तुष्टीकरण पर पड़कर गौ माता के नाम से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम समाज साथ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, गरिमा मीडिया की भी बनाए रखनी चाहिए। गरिमा नाटक नहीं, एक ही दिन में वायरल नहीं हो जाओगे और ना तुम्हें टिकट मिल जाएगा। गरिमा मीडिया की और संविधान की बनाए रखनी चाहिए। मीडिया की एक बात कहूंगा, संविधान की एक बात कहूंगा। जब मीडिया का कोई व्यक्ति आपके सामने माइक लेकर जाता है तो आपका उत्तर होता है भो। और अभी यहां पर मीडिया, नेशनल मीडिया खड़ी हुई है, तो आप खर्रू कुकुर की तरह चल रहे हैं। यहां पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि 16 साल एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नाम से, सारे भवनों के नाम, सारे सम्मान के नाम, आज एक छोटे से घर का बालक वो 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ने चला है। तो आप उनकी एक्टिंग एक, क्षमा चाहूंगा, लंगड़े श्वान की तरह कर रहे हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी हरकत करते हुए। और इस लोकतंत्र का, खड़े हो जाओ वहीं चुपचाप, वहीं खड़े हो जाओ चुपचाप। इसलिए इस लोकतंत्र का अपमान और संविधान का अपमान इसलिए है कि हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहता है। कौन लोग हैं? ये हम भारत के लोग हैं, और ये भारत के लोगों ने चुनकर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। और आप कह रहे हैं वोट चोरी से बने? क्या हम सब चोर हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए।
तीसरी बार प्रधानमंत्री जी देश की जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और इंशाअल्लाह बीजेपी की बी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, चौथी बार भी प्रधानमंत्री। राइट, मैं आता अब आता हूं मैं आपके पास। मैं तो यही चीज कहूंगा फैज भाई को, भाई एक मिनट रुको, कॉफी लेके आओ, जो तुम्हारा काम है जाओ। पहले इलेक्शन चालू होते थे तो हम लोगों को कहा जाता था और हम लोग लंबे लंबे आर्टिकल लिखते थे चुनाव आचार संहिता पे सर। अब तो आपने देखे भी नहीं होंगे कि चुनाव, बिहार के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, चुनाव आचार संहिता शब्द का कोई बहुत ज्यादा महत्व कोई मिल भी नहीं रहा है उसको। लोग कहते हैं क्या ही लिखना क्या ही पढ़ना, जब उसका तो आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि जब आप इतना ज्यादा हो गया, चुनाव नहीं जीत पाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन है आपका, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपको दिखाना है। यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई मैं इसलिए नहीं जीत पा रहा हूं क्योंकि ये ईवीएम गड़बड़ थी, अब ये इसलिए नहीं जीत पा रहा हूं क्योंकि ये एसआईआर गड़बड़ थी। अब मैं तब जीत सकता हूं जब आप बैलेट पेपर ले आए। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है। बस मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा। अब से कुछ समय पहले तक इसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लोग सवाल पूछते थे, अरे कांग्रेस तो पहले जो है कि कहती थी कि ईवीएम गड़बड़ है, बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर को छोड़ के जो कि मतदाता सूची पे आ गए। आज हमें लग गया कि संसद के डिबेट को देख के क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस तमाम जिन मामलों पे थी वो बैलेट पेपर के मामले पर भी खड़ी है। मनीष तिवारी जी का पूरा बयान दिख रहा है वहाँ पे, ईवीएम के मामले पे जो सवाल पूछे गए थे उसके ऊपर भी। मतलब आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। ये न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कसौटी। और लोकतंत्र में अगर चुनाव की प्रक्रिया इतनी पारदर्शिता हो कि भीड़ में एक एक व्यक्ति, एक एक छोटे बच्चे को भी विश्वास हो, किसी के मन में कोई समाधान ना। और एक चीज स्वाति जी ने बड़े डंके के चोट पे कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी डिबेट चला 25 नवंबर को जो डुप्लीकेट वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन जो ऐप यूज कर रहा था 2023 में, उस ऐप को बहुत शानदार कह रही थी और डंके के चोट पे इलेक्शन कमीशन आप उसको कह रही है कि वो उसकी राइट। समाजवादी पार्टी पीछे चलो, पहले पीछे चलो, यहाँ हाँ जी मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। एक नहीं दो पूछो। नहीं, मैं एक ही चीज पूछूंगा और आपको भी उस चीज को संज्ञान में लेना होगा जितने लोग हैं। बहुत पहले जब टीएन शेषन साहब थे, जब चुनाव आयुक्त थे, उस समय जब आदर्श आचार संहिता लागू होती थी तो कोई भी डिलीवरी जनता तक नहीं पहुंची। यहाँ तक अगर आपका सरकारी पेंशन भी है तो वो आपको चुनाव आयोग से आदेश लेना पड़ता था। आज क्या है? ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? आज क्या 3 दिन पहले आदर्श आचार संहिता के 10,000 रुपया किसी के अकाउंट में डाल देंगे। मैं यही कहता हूँ, मुझे भाई ऐसा ना करो यार, पढ़ लिख के बोलो, जो बोलो तो पढ़ लिख के बोलो यार। पेंशन, किसी की पेंशन सर चोर मचाए शोर। मैं झूठ बोलता है इनका नेता अखिलेश यादव। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। नो आई वोंट टेक यू। नो, आप एक मिनट भाई साहब आपका नाम भाई साहब मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। अनूप मिश्रा। अनूप जी, अगर सम्मान के साथ बोला। अनूप जी आप बुजुर्ग आदमी हैं, 45 साल के, लेकिन आप गलत झूठ बोल रहे हैं। आप सब तरीके से बोल सकते हैं ना, घर में सब तरीके से बोल सकते हैं ना। बोल रहे हैं ना, तो बोलिए। लोकसभा में भी झूठ बोल रहे थे सर। हाँ। उन्होंने कहा कि फरकाबाद में लाइट चली गई और मतगणना चेंज हो गई, जबकि फरकाबाद में 1 मिनट भी लाइट नहीं की। इनका जो प्रत्याशी था नवल किशोर, उसने हार स्वीकार की और फिर नमस्कार करके चले गए। जब बाहर गए, बाहर लोग खड़े थे, उनका अरे ये कैसे हो गया, कितने हार गए? ठीक सर चोर मचाए शोर। मैं सिर्फ अनूप जी इतना कह रहा था, विनम्र निवेदन है कि जब भी हाँ मैं जानता हूँ आपको, जब भी बोले किसी के लिए तो बहुत विनम्रता के साथ अच्छी तरह से बोले। रुको यार। हाँ जी, अभी भी अखिलेश यादव गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी अगर वो यही ट्रैक पर रहेंगे तो उनकी 30 सीट आएंगे बस उत्तर प्रदेश में, और 350 प्लस बीजेपी जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए। जब सारी पार्टियां चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हाँ, तो भाजपा को क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से कराई जाए इसको, सब लोग कह रहे हैं इस चीज को, तो उनको क्या दिक्कत है? भाई मेरा एक सीधी सी बात है कि सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, ये बंद कर देना चाहिए, बैलगाड़ी से चलना चाहिए। आपका इसमें क्या ख्याल है? आदमी चांद पे पहुंच रहा है और आपको लग रहा है कि बैलेट पेपर से ठीक है, बैलेट पेपर से कराओ, बैलेट पेपर से वीवीपैट की गिनती करवा दीजिए। सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, करानी चाहिए। जी, अब क्या बोलो?
हाँ बोलो, आराम से, बलिया से आए हो, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? समीर। खड़े रहो अभी, पहले बोलने से पहले खड़े होना सीखो जी। अभी आप भी खड़े रहो आराम से। हेलो हेलो, क्या होता है? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? कहाँ से आप आए? बिहार से आए। ये सुनो, मोहरम कौन के अभी बता देंगे 2 मिनट के अंदर। बोलो। बम्बई में भी चोरी करके जीते, हरियाणा भी चोरी करके जीते, दिल्ली भी चोरी करके जीते, बिहार भी चोरी करके जीते। अगले बार भी जीता हुआ था तेजस्वी यादव। हाँ, इस बार भी ये सब चोरी करके जीते। चोरी करके जीते, ठीक, मैंने ले लिया। ठीक है, ठीक है भाई, बोलने का हथियार है, उनको बोलने दो। हाँ जी, देखिए कई क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन एक क्या हुआ? टोटी वापस दिलाओ। कौन चीज? टोटी। गलत बात, कई क्वेश्चन पूछे गए। गलत बात नहीं, ये सब व्यक्तिगत बातें नहीं। हाँ जी, समय थोड़ा चाहिए। एक बहुत अच्छा आपने अभी उदाहरण दिया कि ठीक है, ये लोग चुनाव हारते क्यों हैं? ये लोग चुनाव इसलिए हारते हैं। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मिला, राहुल गांधी जी और कांग्रेस की पूरी टीम जब एक पिछड़े समाज के बेटे को, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हैं तो लोगों के दिल के ठेस पहुंचता है। जब यहाँ पे खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री पिछड़े समाज के बेटे को इस तरीके से नकल करके उनकी बेइज्जती की जाती, ठेस पहुंचता है। लेकिन हम लोग उस भाजपा की कार्यशाला में पढ़े हैं, आरएसएस की कार्यशाला में पढ़े हैं कि जहां मुलायम सिंह जी ने कार से ऊपर गोली चलाई, लेकिन फिर भी हम नाम में मुलायम सिंह जी लगाते हैं। नेहरू जी ने चोरी करके अंबेडकर जी को हरवा दिया, फिर भी नेहरू जी को हम जी लगाते। इसी सरकार ने पद्म विभूषण दी। इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चोरी की, सबसे ज्यादा 40 बार राष्ट्रपति शासन लगा, फिर भी हम इंदिरा जी को सम्मान से इंदिरा जी कहते हैं। राजीव गांधी जी ने बैलेट चोरी की, रायबरेली में उनके लोगों पर एफआईआर दर्ज है, फिर भी हम राजीव गांधी जी को सम्मान से राजीव जी कहते हैं। सोनिया जी बिना नागरिक बने वोट डाली थी दिल्ली के अंदर, लेकिन आरोप है, ऐसा आरोप नहीं, वो विदित हो चुका। उसके बाद फिर भी हम सोनिया जी बोलते हैं। आज यही हमारी परंपरा है। आज सोनिया जी देखिए, एक बात बताएं, नाटक जो है ना वो नाटक ही रहेगा, और नाटक जो है, नाटक देखने के बाद सिर्फ ताली बजाई जाएगी, लेकिन जो हीरो होता है ना वो मायने रखिए। रुको आ गया। आज सोनिया जी का जन्मदिन है, वो यशस्वी में दीर्घायु हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या कहते हैं, एंटी करप्शन डे भी है, तो मैं कांग्रेस के लोगों से ये अपील करूंगा कि भ्रष्टाचार भी ना करें वो। राइट। दूसरी चीज ये आती है, बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि एसआईआर को लेके। भैया एक बात बताइए, 2025 के पहले 10 से ज्यादा बार एसआईआर हुआ तो ठीक, महाराष्ट्र में एसआईआर मांगो तो ठीक, बिहार में एसआईआर हो जात गड़बड़। अगर आप एसआईआर मांगते हैं तो ठीक है, एसआईआर हो जात गड़बड़ है। वायनाड में चुनाव जीतते बढ़िया, रायबरेली में चुनाव जीतते बढ़िया है, अयोध्या में भी बता रहे हैं डंके की चोट पे हम चुनाव जीतते हैं, तब बढ़िया। आप कामाख्या में चुनाव हारते हैं, आप ज्वाला देवी में चुनाव हारते हैं, तो सब बेकार है। लेकिन दिक्कत जानते क्या, और दूसरी चीज ये बात करते कि अभी मैडम ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले जो व्यवस्था थी केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे थी। बीच में जब 2014 सरकार आई, पहले तो एक ही चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बाद में 2 उसमें आए। 2 कब आए? जब 90s के बाद में आए। उसके बाद में ये तो कहिए एलओपी जोड़े गए, और सीजीआई की व्यवस्था केवल एडहॉक पे थी। उन्होंने सीजीआई का खुद कहा जब तक कोई दूसरा इसमें नहीं, क्योंकि 2014 में लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत में कांग्रेस नहीं थी। राइट, ठीक। इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। सोनिया जी को सोनिया जी मत बोलिए, सोनिया जी को आप सोनिया जी मत बोलिए, क्योंकि कांग्रेस की विधवा बोलने वाले आप लोग थे। आप लोग 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन है। नहीं, ये लोग थे, ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे, और लगातार अगर इन भाषा का इस्तेमाल अंबेडकर जी के लिए आप जी बोल रहे, आप ही लोग थे जो संसद के अंदर अंबेडकर साहब का आपने उपवास किया है, तो इसलिए आप सम्मान की बात मत करिए, ना ही आप जी करके। अंबेडकर साहब का अपमान तो आप लोगों ने किया, और आप वही लोगों ने अंबेडकर साहब के खिलाफ घृणा जैसी जो है वो किया, ताकि उनको बार बार अपमानित करके उनको कानून मंत्री से इस्तीफा तक देना पड़ा, इसलिए कि आपने उनके साथ अपमान किया। और दूसरी बात, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सोनिया जी का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। इससे ज्यादा और एक बात और कहना चाहता नहीं, पहले तो आप जिसका जन्मदिन होता है उसको शुभकामनाएं दी जाती है। बोलने वाले यही लोग हैं, प्रधानमंत्री को मौत का सौदा कर दो। हाँ, लेकिन पहले आप सम्मान करना सीखिए। दीदी ओ दीदी बोलने वाले ये लोग थे, तो इसीलिए ये महिलाओं के नहीं बोलना गलत है, लेकिन आप व्यंग्य करना गलत है। आप दीदी बोल दीजिए, राइट, ठीक है। मुकेश जी, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट जी। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ हमारे यहाँ पंचायत, जो चुनाव की प्राथमिक इकाई है पंचायत इलेक्शन, तो कौन वोटर इनलीगल है या लीगल है ये तो काउंटिंग वहां से होगी। अनुच्छेद 243 को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, घर घर जाके मतदाता की गणना करना ये कौन करेगा? ये सरकार करेगी
सरकार की अपनी पॉलिसी है और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब वो वेरीफाई होके आएंगे और बीजेपी की लगभग हर राज्यों में, बड़े राज्यों में सरकार है, तो जब वो करके देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की डिटेल में इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता है। तो जब तक हम गणना करके, और वयस्क मतदाता हैं 18 साल से ऊपर के, जो ये कह रहे हैं कि इतने लोग कट गए, इतने लोग ऐड हुए, इतने नहीं, तो अनुच्छेद 324 और उसके साथ रेड विद अनुच्छेद 243, जब तक हम राज्य और सेंटर के चुनाव का डेटा आपस में नहीं पढ़ेंगे संविधान को, तब तक ये बहस ऐसे निरर्थक जारी रहेगी। राइट, एक पंक्ति मैं इसी पे जोड़ूंगा। बहुत सही चीज इन्होंने कहा कि वयस्क मतदाता कितने होने चाहिए। 18 साल से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, उसने क्लियर किया कि सितंबर में बिहार की आबादी 8 करोड़ 22 लाख थे। तो अगर एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में बहुत बेहतर होती तो 7 करोड़ 89 लाख में बहुत सारे वोट कटते, लेकिन कम से कम वो 8 करोड़ 22 लाख के आसपास होता, ना कि वो 7 करोड़ 45 लाख पे पहुंच जाता। ये सब भी कई गंभीर सवाल हैं यहाँ पे एसआईआर के पूरे। 7 लाख अभी है 7 करोड़ 45 लाख हाँ। टोटल, जो लास्ट में जोड़ के जो 65, अगर उसमें कम भी होता तब भी ज्यादा बनता है। जी जी जी। अभी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मतपेटी से मतदान होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला बूथ लूटकांड कांग्रेस के नाम पूरा एफआईआर के तहत रची आई बिहार में 1957 से दर्ज है। इसीलिए इन लोगों को मतपेटी से वापस से मतदान चाहिए, ताकि जो वास्तव में बूथ की लूट है, वास्तव में जो वोटिंग की लूट है, वही इनको चाहिए। भरोसे की बात कर रहे हैं, भरोसा, यही तो भारत की जनता की भरोसा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे भरोसा है, जिन पे आप लोगों को भरोसा नहीं है। अपने काय के लिए चाहिए तुम्हें? यहाँ पे आओ, यहाँ एक मिनट को, एक बच्चा खड़ा है वहाँ। जी हाँ जी, हाँ जी बोलो, कहाँ से आना हुआ? मैं बलिया से। बलिया से? अच्छा, क्या काम करते हैं? मुझे मालूम तो है क्या काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा समाजवादी, बहुत तुम्हारा बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या नाम है? शाहिद समाजवाद। शाहिद शाहिद समाजवादी जी, शाहिद समाजवाद नाम है तुम्हारा? जी नाम है। अच्छा, शाहिद समाजवाद नाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू। बोलो, समाजवादी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री से उनके आंख में आंख डाल करके एक निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई दूध के धुले हैं तो केवल एक चुनाव 29 का बैलेट पेपर से करा करके देख ले। अगर बैलेट पेपर से भी आपकी सरकार बनती है तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मान लूंगा। एक बार सुनो, जनता आपके साथ है। हेलो हेलो, शाहिद एक मिनट रुको, शाहिद समाजवाद। बात तो तुम अगर आंख में आंख डाल के बात कर रहे हो तो एक बात नहीं तुम करो, तुम्हारे ये देश में डेमोक्रेसी है, तुम बोल सकते, रुको, तुम बोल सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर उसमें भी हार गए तो ये बता दो कि कैसे, उसके बाद क्या करोगे ये भी बता के जाओ। हाँ, तुम्हें भरोसा नहीं। शाहिद समाजवाद नहीं, शाहिद समाजवाद से ये पूछ लो कि हार गए तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद तमाम तरह के लोग बोल चुके हैं कि यदि मोदी जी जीत गए तो मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा, मोदी जी जीत गए तो मैं गंगा में समाधि ले लूंगा, मोदी जी जीत गए तो मैं मुंडन करा लूंगा। ऐसे 25,000 उदाहरण आ चुके हैं। तो इस शाहिद समाजवाद, मेरे बहुत अजीज भाई, इसे पूछ लो कि 2029 का चुनाव भी मोदी जी जीत गए तो नहीं, चलो सर, यहाँ क्यों आ जाते हो बार बार?